अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे एसी जनरेटर आज का टॉपिक है। तो इस एसी जनरेटर में हमें प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ना है कि किस तरह से एसी जनरेटर जो है वो काम करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हमें पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं आपको जनरेटर के बारे में बताऊं कि जनरेटर होता क्या है, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, यहां पे मैं लिखूंगा जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमें ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है लेकिन अपने को खर्च करता है मैकेनिकल एनर्जी। सो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? उसको हम बोलते हैं जनरेटर। जैसे मैंने आपको डीसी मोटर या मोटर में मैंने आपको बताया कि वहां पे हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो था मोटर। उसका रिवर्स, उसका उल्टा जो है वो है जनरेटर। तो जनरेटर क्या है? ये एक इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे मैं बताऊंगा आपको। अगर ये एक डिवाइस है जनरेटर, तो ये क्या काम करेगा? इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई करेंगे और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं जनरेटर। और ये जो जनरेटर होते हैं, अब चूंकि हमारे पास, सॉरी मैंने यहां पे उल्टा लिखा है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरेटर। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है करंट प्रोड्यूस करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना। अब चूंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो किस्म की होती है, एक एसी करंट और एक डीसी करंट। उसी के बुनियाद पे जो जनरेटर है ये भी दो किस्म का होता है, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी करंट प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करके, ठीक है। चूंकि करंट जो है वो दो किस्म की होती है, उसी के बुनियाद पे जो जनरेटर भी होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी वो है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है, वो हमें आज देखना है। तो पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का। देखो जनरेटर जो है, दोनों किस्म के जनरेटर, चाहे आप एसी ले लो और डीसी जनरेटर ले लो, प्रिंसिपल जो है वो सेम रहेगा। प्रिंसिपल इन दोनों का सेम रहेगा। अब प्रिंसिपल क्या है इसका? जो इसका प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी जो जनरेटर होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो हमने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी करंट इंड्यूस होना एक कॉइल में, एक लूप में, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट लूप। जो लूप होता है, जो क्लोज्ड कॉइल होती है, जो क्लोज्ड लूप होता है, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर वो चेंज हुई, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर, तो उसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होती है। वो प्रिंसिपल एसी जनरेटर यूज करता है। तो वही मैं लिखूंगा, द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज when the number of magnetic field lines
इन ए क्लोज्ड लूप चेंज, है ना, इंड्यूस्ड EMF and induced current is produced in the loop, is produced in the loop। यानी जो लूप होता है, सपोज करो अगर ये लूप है, ठीक है, अगर इस लूप में क्या हुआ, अगर इस लूप में अभी 3 लाइन्स या 4 लाइन्स पास हो रही है और कुछ 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुए, इसमें अब 6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स पास हो रही है, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दिस लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दे आर चेंजिंग, वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इस कॉइल में EMF इंड्यूस होगा, वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, जो है इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और किस तरीके से होते हैं, उसके बाद हम वर्किंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल। अब हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। कंस्ट्रक्शन के लिए देखो, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से मैं बनाऊंगा आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या होता है, पहले मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इसके कंपोनेंट्स बताऊंगा। ठीक है, इसकी डायग्राम इस तरह से मैं कोशिश करूंगा बनाने की। तो ये जो है, ये मानो आप इस तरह से जो है, ये यहाँ से एक फील्ड मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड है, ये पूरा मैं बोल रहा हूँ, ये नॉर्थ, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, उसका होता है यहाँ से नॉर्थ, यहाँ से साउथ। इसी तरह से मानो इस तरह से हॉर्सशू मैग्नेट है और यहाँ उसका नॉर्थ है, यहाँ इसका साउथ है। ठीक है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। यानी जो पहला कंपोनेंट है इसका, वो मैं बता रहा हूं यहां पे, फील्ड मैग्नेट। क्या है, फील्ड मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है पहले AC जनरेटर में, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट का क्या काम होता है, ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है। फील्ड मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रोड्यूस करता है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। जो इसके दरमियान जो स्पेस है, उसमें इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। पोल्स जो है, बिटवीन द पोल्स, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पोल्स के दरमियान इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें चाहिए, EMI जो प्रिंसिपल है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, वो हम इस मैग्नेट के थ्रू हासिल करते हैं। तो इस तरह से पहला है फील्ड मैग्नेट। क्या है, फील्ड मैग्नेट। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन पोल्स, बिटवीन इट्स पोल्स। ये होता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो फील्ड मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट हम यूज करते हैं जनरेटर में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इस पोल, अपने पोल्स के दरमियान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वो तो आपको पता ही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो इसमें मैंने एक लूप रखा है इस तरीके से, करंट या ये कंडक्टिंग लूप रखा है, या आप कॉइल मानो, इसकी एक टर्न है। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से रखा है। अब ये इसका एक एंड है, इस तरह से रखूंगा मैं। अब एक चीज देखो, ये जो मैंने यहां पे रखा, दूसरी कॉइल मानो आप, या लूप मानो, ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ये कॉइल है ना, ये एक कॉइल है जो मैंने इसके बीच में रखी है, जिसमें से करंट पास होगी। तो दूसरा है इसका, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर।
याद करो डीसी मोटर में भी यही कंपोनेंट्स में बताए थे नाम। तो दूसरा होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। ये क्या होता है? ये एक ऐसी कॉइल होती है, हाँ ये क्या होती है असल में? ये होती है असल में इन मैग्नेट्स के दरमियान ये कॉइल होती है जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉपर वायर होती है ये, और बहुत सारे इसके टर्न्स होते हैं जो इस मैग्नेट फील्ड के जो इस मैग्नेट के दरमियान होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। तो ये क्या होता है? इट इज ए कॉइल विथ, आप मानो कॉपर कॉइल, ठीक है, विथ सो मनी टर्न्स। अगर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये मैंने इसका नाम रखा है, इसके जो कॉर्नर्स है मैंने उसका नाम रखा है। तो एक कॉइल होती है इसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉपर वायर माउंटेड किस पे माउंट होता है? सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, माउंटेड ऑन सॉफ्ट आयरन। ये जो कॉइल होती है ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने रखी होती है, तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, तो पहला है फील्ड मैग्नेट जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ठीक है, दूसरा हमने रखा आर्मेचर। ये क्या होती है? कॉइल होती है विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, कॉपर वायर होती है ये, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें होते हैं, और माउंट होती है माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। तो यह है दूसरा कंपोनेंट। अब तीसरा कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? तीसरा कंपोनेंट वो है स्लिप रिंग्स। तीसरा कंपोनेंट है स्लिप रिंग्स। अगर आपको याद होगा डीसी मोटर में हमने स्प्लिट रिंग्स यूज की थी, स्प्लिट रिंग्स। यहां पे हम यूज कर रहे हैं स्लिप रिंग्स। फर्क यही है, यहां पे हम स्लिप रिंग्स यूज कर रहे हैं। तो दो पार्ट आपको समझ आया, एक तो फील्ड मैग्नेट, दूसरा क्या है? आर्मेचर। अब इसके बाद हम स्लिप रिंग्स यूज करेंगे। क्या होती है स्लिप रिंग्स? वो आप देखो। स्लिप रिंग्स होती है ये जो यहाँ इसका एंड है, जो ए बी साइड है, इसका जो एक एंड है यहाँ पे, यहाँ हम इसके साथ एक रिंग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक रिंग है जो हमने इसके साथ कनेक्ट की है। ठीक है, ये एक रिंग है, ये हमने इस वाले एंड जो ए बी वाला हमारे पास कंडक्टर है, इस साइड है, इस साइड का जो एंड है इसके यहाँ पे एंड पे हमने एक रिंग माउंट की है, इसको हमने एक रिंग कनेक्ट की है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं? एक रिंग हमने, इस कंडक्टिंग रिंग है ये। ठीक है, कंडक्टिंग रिंग, इसका हम नाम रखेंगे, सपोज करो यहाँ पे R1। ठीक है, शाबाश। अब देखो ये जो है ये वाली वायर, ये इसके बीच में से इस तरह से पास होती है मानो। ठीक है, इसके बीच में से पास होती है, और इसके साथ भी हम यहां पे एक रिंग यहां पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे भी हमने जो ये वाला सीडी वाला एंड है, ये एक वायर इसके बीच में ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये यहां तक ही है, और यहां ये ऐसे रिंग है। ठीक है, और इसके बीच पे वायर जा रही है, तो यहां पे हमने एक और रिंग कनेक्ट की, इसको सपोज करेंगे, इसको हमने नाम दिया R2। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं? तो R1 और ये होते हैं मेटल रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स क्या होते हैं? ये होते हैं मेटल रिंग्स। ठीक है, कनेक्टेड किसके साथ कनेक्ट होता है? यहां पे जो हमारे पास दो एंड्स होते हैं कॉइल के, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ कॉइल। जो हमारे पास आर्मेचर होता है, जो हमारे पास कॉइल होती है, उसके एंड्स के साथ ही कनेक्टेड होती है ये दो रिंग्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग्स। ठीक है, और ये जो रिंग्स होती है ये आर्मेचर के साथ ही रोटेट होती है। सपोज करो ये आर्मेचर है, ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये भी इस तरह से रोटेट करेगा, ये इस तरह से रोटेट करेगा, ये वाली रिंग भी इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये थर्ड कंपोनेंट। अब फोर्थ कंपोनेंट क्या है? अब यहां पे जगह नहीं है, तो इसको मैं यहां पे थोड़ा सा रब करूंगा। तो एक तो फील्ड मैग्नेट, एक आर्मेचर, एक स्लिप रिंग्स। फोर्थ जो कंपोनेंट है
फोर्थ कंस्ट्रक्शन जो कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रशेस। क्या है? ब्रशेस, या हम बोलेंगे स्लाइडिंग कंटैक्ट्स, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस। यानी अब ये यहां तक तो हमारे पास है। अब हमारे पास जो सर्किट होता है, यहां पे सपोज करो ये सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जो इसके साथ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है कुछ जो इसके साथ जुड़ा है। अब इस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में, इस सर्किट में हमें करंट फ्लो करवानी है ना। अब यहां पे सपोज जो करंट प्रोड्यूस हुई वो इन रिंग्स के थ्रू बाहर तो आनी, उसको तो बाहर आना है ना करंट को, वो इस रिंग्स के थ्रू बाहर आता है। लेकिन ये जो देखो ये रोटेट होता है, तो इसकी जरूर क्या होना चाहिए? एक स्लाइडिंग कंटैक्ट होना चाहिए। हाँ, स्लाइडिंग कंटैक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से ये रोटेट भी करेगा और करंट भी उसको सप्लाई करेगा। इसीलिए हम यहां पे दो ब्रशेस जो है वो यूज कर रहे हैं, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ये है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। कार्बन क्यों यूज करते हैं? एक तो कार्बन की ग्रेफाइट हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो एक तो गुड कंडक्टर होता है, ये एक तो गुड कंडक्टर होता है। सपोज करो इसका मैंने नाम B1 ब्रश रखा, इसका मैंने B2 ब्रश रखा। ग्रेफाइट तो एक गुड कंडक्टर होता है। दूसरी इसकी ये प्रॉपर्टी होता है, ये होता है सेल्फ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी होता है। तो ये सेल्फ लुब्रिकेंट यहां पे यूज होता है, इसमें कोई एडिशनल, क्योंकि जहां पे भी कोई स्लाइडिंग मोशन होती है वहां पे हमें लुब्रिकेंट का यूज करना पड़ता है। क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है एक तो एक कंडक्टर भी है और खुद से ये लुब्रिकेंट भी होता है, तो ये सेल्फ लुब्रिकेंट ही है। इसीलिए हमें कोई सेपरेट लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश B1 का नाम रखा, यहाँ पे मैंने ब्रश B2 का नाम रखा, और इसके साथ फिर ब्रश के साथ ये एक्सटर्नल सर्किट जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो या इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग कंटैक्ट, क्योंकि जो रिंग है वो रोटेट करती जाएगी, स्लाइड करती जाएगी ब्रश के साथ, इसीलिए हम इसको स्लाइडिंग कंटैक्ट भी कहते हैं। या स्लाइडिंग कंटैक्ट को मेंटेन करने के लिए हम ये कार्बन ब्रशेस वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हम रखते हैं टू मेंटेन द स्लाइडिंग कंटैक्ट, टू मेंटेन द स्लाइडिंग कंटैक्ट। तो ये था सिंपल जो कंपोनेंट्स ऑफ द जनरेटर होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या क्या होता है? इस तरह की कंस्ट्रक्शन, फील्ड मैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, स्लिप रिंग्स होती है और कार्बन ब्रशेस होते हैं। उसके बाद कार्बन ब्रशेस के थ्रू जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होता है। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। क्लियर? अब एक चीज यहां पे आप नोट करके रखो, डीसी मोटर में हमने रिंग्स जो यूज की थी वो हमने स्प्लिट रिंग्स यूज की थी, और इस तरह से हमने आर्मेचर को रखा था। वहां पे बता रहा हूं फिर से, यहां पे आधी रिंग और यहां पे आधी रिंग रखी थी, यहां पे एक कंटैक्ट, यहां पे एक कंटैक्ट। ठीक है, क्या होता था वहां पे, ये समझने वाली बात है। यहां पे जब ये रोटेट करेगा तो ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। यहां पे वो चीज नहीं होगा। यहां पे ये ब्रश नीचे है, ये ब्रश ऊपर है, और ये रिंग भी ऊपर है, ये रिंग नीचे है। यानी अगर ये रोटेट करेगा भी इसी के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ये भी इसी के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ये इसका कांटेक्ट इसके साथ, इसका कांटेक्ट इसके साथ नहीं होगा। ये रोटेट करेगा, इसका कांटेक्ट इसी के साथ रहेगा, ये भी रोटेट करेगा, कांटेक्ट तो इसी के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हम ये कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं एसी जनरेटर में। तो यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर। अब इसी की वर्किंग हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। वर्किंग, कंस्ट्रक्शन आया समझ? शाबाश। अब देखो वर्किंग किस तरह से होती है। अब वर्किंग समझने के लिए मैंने आपको पहले प्रिंसिपल बोला है, मैंने आपको प्रिंसिपल बोला है, ये काम करता है EMI पे। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, शाबाश। अब समझने वाली बात है, सपोज करो ये मैंने यहां पे जो डस्टर लिया है, ठीक है ना, ये इसकी प्लेन सरफेस है। यानी ये मानो ये एज, ये एज, ये एज और ये एज, ये मानो आप ये इस तरह की जो ये वायर्स है ABCD, ये मानो ये वाली एज AB है, ये वाली CD है, ये वाली BC है। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो नीचे आ रही, ये मानो आप कॉइल है, ये प्लेन सरफेस। ठीक है, यहां से इसको एक मैग्नेट है नॉर्थ, एक पोल है नॉर्थ पोल, और यहां से इसको एक पोल है साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये कॉइल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है।
यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास होंगी अभी वो, हाँ इस एरिया में, इस लूप में अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। लेकिन जब क्या होगा, जब ये रोटेट करने लगेगा, जब ये रोटेट कर, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो अलग बात है। तो सपोज करो ये अब रोटेट करने लगा, जब ये रोटेट करने लगा तो इस तरह से टिल्ट होगा। जब ये टिल्ट होगा तब इसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से अब पास होगी। ठीक है, जितना जितना ये हाँ ऊपर ऊपर जाएगा उतना उतना इसका एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा मैग्नेटिक जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उनकी तरफ। यानी जब ये यहां से हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रोटेट करने लगेगा टॉप तक, तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो जो इसमें पास हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहां तक। उसके बाद फिर ये नीचे आएगा तो अब डिक्रीज होने लगेगी, अब डिक्रीज होने लगेगी, फिर से हॉरिजॉन्टल हुआ, अब फिर से जीरो, फिर से इस तरह से रोटेट होगी तो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड अब इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ये होता है, ये आर्मेचर, यही होता है आर्मेचर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। जब ये रोटेट करता है, जब ये रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें पास होती है इस एरिया में से, इस लूप में से, वो इंक्रीज होने लगती है। हाँ, तो इस तरह से हो गया। अब मैक्सिमम यहां पे होगी लाइन, फिर से अब इस तरह से रोटेट हुआ तो अब कम कम कम, फिर से जीरो। ठीक है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप में से जो पास हो रही है, जब ये रोटेट करता है तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है इस लूप में से, इस कॉइल में से, इस आर्मेचर में से, वो चेंज हो रही है। इस जिसका मतलब ये होगा कि इस वाली जो यहां पे लूप हमारे पास है, ये आर्मेचर है, ये कॉइल है, इसमें करंट अब इंड्यूस होगी। अब इसमें क्या होगी, इंड्यूस करंट। समझ आया? तो वही मैं आपको यहां बता रहा हूं। सपोज ये इसकी एक्सिस है, अब ये रोटेट कर रहा है, सपोज करो क्लॉकवाइज। क्या कर रहा है, रोटेट क्लॉकवाइज। वर्किंग में बता रहा हूं। अब देखो क्या होगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन। अब ये रोटेट कर रहा है कॉइल ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन क्या होगा, प्लीज आप अच्छे से इसको समझो, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि एसी करंट कहां से आती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला है राइट हैंड रूल। ये है कॉइल, अब ये रोटेट हो रहा है इस तरफ, यानी ये ए बी कंडक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, ए बी कंडक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, सी डी कंडक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब फिर मैंने आपको राइट हैंड रूल बोला। अब इसमें करंट तो इंड्यूस होगी, ये रोटेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज डिक्रीज, अब ये रोटेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें है वो नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ से साउथ इस डायरेक्शन में है। अब आप अप्लाई करो यहां पे राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या है, हाँ वेरी गुड, राइट हैंड रूल में क्या है, राइट हैंड रूल में क्या है, ये है, हमने राइट हैंड लिया, अब हमको ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में, ये देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। चलो अब इसको आप उसी तरह अप्लाई करो, किया ना, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी ए से बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ऊपर जो है मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ए से बी, तो या इसका मतलब हुआ ए टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। मैं बोल रहा हूं जब ये फर्स्ट हाफ रोटेशन करने लगेगा तो ये इस तरह से जा रही है यहां तक, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट आ रही है, यहां से जब आ रही है ये वाली हमारे पास वायर है, तो ये करंट यहां से जा रही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ करंट क्या होता है, जो करंट आ रही है जब ये स्टार्ट हो रहा है रोटेट होना, तो इस तरह से रोटेट हो रहा है, मोशन इस तरफ है, मोशन इस तरफ है। ठीक है, मोशन इस तरफ है, तो करंट जो इंड्यूस हुई वो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुई, ये सॉरी क्लॉकवाइज इंड्यूस हुई। ठीक है ना, क्लॉकवाइज करंट। तो ये यहां से इस R2 रिंग से B2 ब्रश जो है इसके थ्रू इस एक्सटर्नल सर्किट में पहुंची। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, B2 से B1 करंट जा रही है एक्सटर्नल सर्किट में। किस में, एक्सटर्नल सर्किट में। आप सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट को एनालाइज करना, आप इस कॉइल को एनालाइज मत करो, क्योंकि हमें देखना है एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट चल रही है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है रेगुलर इंटरवल्स में, तब जाके वो एसी करंट। अब इसमें क्या हो रहा है वो हमें नहीं देखना है, हमें यह देखना है इसमें किस तरीके से करंट
चल रही है। अब पहले केस में मैंने आपको बोला, फर्स्ट केस ऑफ जो फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन है उसमें मैंने आपको बोला जब ये रोटेट करने लगे ये ऊपर आएगा, है ना, तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस हुई करंट इस डायरेक्शन में, ये नीचे जाएगा, फिर से आप जब इसको नीचे लाओगे तो इसका मतलब नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहां पे प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी इस कॉइल में, और वो जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगी फ्रॉम B2 टू B1। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में। क्लियर? अब क्या होगा सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन में मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें होगा A टू B, इसमें होगा, अगर कॉइल में बात करेंगे A टू B, इसमें होगा C टू D। ठीक है, आया समझ? वेरी गुड। अब देखो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन, सेकेंड हाफ में रोटेशन ऑफ रोटेशन, इसमें क्या होगा, किस तरीके से इसमें वेरी होगा। देखो जब ये यहां पे था AB, अब ये इस तरह से रोटेट हुआ, इस तरह से रोटेट हुआ, तो यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंचा तो हाफ रोटेशन कंप्लीट हुई, है ना, क्योंकि जब ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा तो कंप्लीट रोटेशन, हमें हाफ देखना है, तो ये है हाफ। ठीक है, तो इसकी हाफ रोटेशन अब कंप्लीट हुई। क्लियर? समझ आया? वेरी गुड। अब देखो जब ये यहां से यहां पहुंचा, अब यहां पे जो AB है, अब इसकी डायरेक्शन मैं थोड़ी सी इसको अलग करना चाहता हूं, इसकी डायरेक्शन को, अब इसकी डायग्राम मैं थोड़ी सी अलग बनाऊंगा सेकंड हाफ रोटेशन के लिए, क्योंकि अगर मैं इसी को चेंज करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, देखो किस तरह से सेकंड हाफ रोटेशन को मैं यहां पे कोशिश करूंगा बनाने की। आप प्लीज देखो सेकंड हाफ रोटेशन में क्या होगा। सपोज करो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कॉइल है। अब प्लीज देखो, अब यहां पे था AB, अब यहां पे आएगा D और यहां पे आएगा C। ठीक है ना? अब देखो जो ये कॉइल जा रही है, यहां से जो लंबी वाली लाइन है वो इस रिंग के साथ थी, अब ये यहां पहुंचा, है ना, अब ये इस तरह यहां पहुंचा, तो ये लंबी वाली लाइन यहां पे है, और ये जो है ये इस तरफ यहां पे है। ठीक है, और ये इसकी रिंग है, ये इसकी रिंग है। अब इसके साथ यहां पे कांटेक्ट है, इसके साथ यहां पे कांटेक्ट है, फिर ये एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, तो ये है A और ये है B। समझ आया आपको? देखो जब ये जो है फर्स्ट हाफ रोटेट इस तरह से करेगा, यहां पहुंचेगा। ठीक है ना? अब मैं आपको दो मार्कर के थ्रू आपको बताऊंगा। ये है बड़ी वाली जो CD के साथ कनेक्ट है, वो ये वाली वायर है, जो AB के साथ वो ये छोटी वाली वायर है। जब ये आपस में रोटेट करेंगे तो ये इधर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा। ठीक है, तो इस लेकिन रिंग के साथ कांटेक्ट तो नहीं टूटेगा ना, हाँ, ब्रश के साथ भी कांटेक्ट नहीं टूटेगा, ब्रश के साथ वही कांटेक्ट रहेगा, लेकिन खाली जो है ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा, यानी AB इस साइड आएगा, CD इस साइड आएगा। वही मैंने यहां पे लिखा, CD इस साइड आएगा, AB इस साइड आएगा, और CD के साथ जो कनेक्टेड है वो यहां पे है, ये वाली लाइन CD के साथ कनेक्टेड है, ये। ठीक है, और ये है जो AB के साथ कनेक्टेड है, वो ये है। अब क्या है, यहां पे AP ऊपर आ रहा था, अब यहां पे AB अब नीचे जा रहा है और CD अब ऊपर आ रहा है। क्लियर? वेरी गुड। अब इसी को फिर से एनालाइज करो, वेरी गुड, तब जाके समझ आएगा। देखो एनालाइज करो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो फिर से करंट ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर। वेरी गुड, यहां से आएगी इस तरफ, यहां से आएगी इस तरफ। लेकिन अब AB है, AB जो है ये, हाँ, पहली रिंग R1 के साथ कनेक्टेड है, ये AB है, तो ये R1 के साथ कनेक्टेड है, तो ये इस तरफ आई नीचे करंट R1 में से, फिर ये इस B1 में से पास होगी इस तरफ। समझ आया? तो ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन, सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन में क्या होगा, सेकेंड हाफ में रोटेशन में क्या होगा, जो करंट जा रही है एक्सटर्नल सर्किट में, देखो यहां पे मत देखो, एक्सटर्नल सर्किट में देखो। पहले इस केस में था B2 से लेके B1, B2 से लेके B1, जो मैंने बोला था पहले केस में था B2 से लेके B1। अब दूसरा केस देखो, जब ये AB में इस तरह आई करंट B से A, यहां पे जा रही थी A से B, यहां पे B से A। ठीक है, अब ये आई करंट R1 में से B1 में से इस तरह से एक्सटर्नल जाएगी B2 की तरफ। ठीक है, तो सेकंड हाफ में आएगी B1 से B2। आया समझ?
वेरी गुड। यानी जो ये इसके अंदर आर्मेचर है, कॉइल है, जो ये रोटेट कर रहा है, फर्स्ट हाफ रोटेशन में एक डायरेक्शन में करंट रहेगी एक्सटर्नल सर्किट में, सेकंड हाफ रोटेशन में ये दूसरी डायरेक्शन में करंट देगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इसी पे, ये कितनी तेज रोटेट करता है उसी के हिसाब से इस करंट की फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी कितनी देर में ये डायरेक्शन को चेंज करता है वो भी इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। आया समझ अब आपको? तो ये है वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर अगर आप फिर से आप देखना चाहोगे तो ये है पहली फिगर, जो फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन है ये ए बी है, ये ऊपर की डायरेक्शन में आने लगेगा, ये है नीचे की डायरेक्शन में। तो यहां पे आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो, राइट हैंड थंब रूल, हाँ राइट हैंड फिल्मिक्स राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो वहां से हमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट मिलती है। देखो फिर से, ठीक है ना? तो ऊपर की डायरेक्शन में करंट यहां से सीडी जो है ये इस रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये B2 से लेके B1 करंट जा रही है इस सर्किट में, B2 से लेके B1, यानी इस डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। क्या जा रही है? क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, वेरी गुड। अब सेकंड हाफ, अब जब ये इस तरह से हुआ, अब ए बी यहां पहुंचा, अब ए बी जब यहां पहुंचा, अब सीडी यहां पहुंचा, अब सीडी को ऊपर आना है, ए बी को नीचे जाना है। अब सीडी जब ऊपर आएगा तो करंट, अब इस पे फिर से आप अप्लाई करो राइट हैंड रूल, फिर मिसाल राइट हैंड रूल, तो यहां पे ऊपर की डायरेक्शन हमें सीडी में ऊपर की डायरेक्शन करंट मिलेगी, हाँ ऊपर, यानी बी से ए। अब ये इस तरह आएगी बी से ए, लेकिन ए बी जो है वो R1 के साथ कनेक्टेड है, R1 के साथ B1 में पास होगी, तो B1 से लेके B2, अब जो है सेकंड हाफ में B1 से लेके B2 करंट चलेगी। ठीक है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्लॉकवाइज करंट जा रही है, सेकंड हाफ डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एसी जनरेटर है, जो करंट इसमें इंड्यूस हुई, फिर जो हम उसको एक्सटर्नल सर्किट में देख रहे हैं, पहले रोटेशन में, पहले हाफ रोटेशन में ये B2 से लेके B1 था, लेकिन सेकंड हाफ रोटेशन में ये B1 से लेके B2 था, B2 है डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो करंट इंड्यूस हुई, जो करंट प्रोड्यूस हुई इस जनरेटर की वजह से, उसकी डायरेक्शन है रेगुलर इंटरवल, क्योंकि अब इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है। अब इसका जितना टाइम लगेगा यहां तक, फिर वहां से लेके यहां तक, यहां से लेके वहां तक कंटिन्यूअसली वो एक फिक्स टाइम होगा, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्पीड हमने कांस्टेंट रखी होगी। उस वजह से जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन भी रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज होगी। तो जो करंट यहां पे प्रोड्यूस हुई वो हुई एसी करंट प्रोड्यूस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, तो ये एसी जनरेटर, समझ आया? तो इसमें करंट जो प्रोड्यूस होती है, करंट जो इसमें प्रोड्यूस होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं एसी करंट। अब ये जनरेटर जो है ये भी एसी करंट हमें देता है, तो इसको बोलते हैं इसलिए एसी जनरेटर। तो इसका प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया, कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया समझ तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ये फिर से रिपीट कर सकता हूं। थैंक यू।